इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। एक मिरर हो गया कॉन्वेक्स और एक हो गया कॉनकेव। ठीक है, अब कॉन्वेक्स सबसे पहले बना देते हैं हम। इस तरीके से बना, पॉलिश्ड इनसाइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका आउटसाइड रहेगा, बल्जिंग आउटवर्ड। और ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट जो हो गया ये पोल हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस को ज़रा एक्सटेंड भी कर देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अभी फिलहाल फिलहाल सिर्फ एक बेसिक चीज़ समझते हैं कि अगर कोई रे ऐसी आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो पास करती है थ्रू फोकस। पिछले लेक्चर्स में हमने देख लिया। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। अब यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस कहाँ किस तरफ होगा? जिस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, उसी तरफ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे मिलेगा? रिफ्लेक्टिंग स्फीयर को पूरा करके। अब ये स्फीयर अगर मैं कंप्लीट करूँ तो इस डायरेक्शन में पूरा होगा वो। मतलब यहाँ था वो स्फीयर जिसमें से ये मिरर हमने कट कर दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस पोल के राइट साइड पे है, तो यहाँ सी होगा। अब पी और सी के बिल्कुल सेंटर के बी सेंटर पे होता है प्रिंसिपल फोकस। ये आपको याद रखना है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे होता है क्या? प्रिंसिपल फोकस। अब हम देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये रे इस तरीके से पास कर दे। सबसे पहले तो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। लॉजिकली करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मिरर का काम है आने वाली रे को वापस भेजना, चाहे इधर भेज दे, इधर भेज दे, इधर भेज दे, कहीं भी भेज दे, लेकिन अंदर तो रे मूव नहीं कर सकती है। कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है नहीं ये मिरर एक। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये रे जो है ये एक्चुअली फोकस पे नहीं जाएगी। अब अगर ये कहीं जाएगी भी तो किस डायरेक्शन में जाएगी वो चेक कर लेते हैं। हमें याद है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले नॉर्मल चाहिए होता है। और नॉर्मल के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हमें इस तरीके से दे रखा है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में अगर दे रखा है, तो नॉर्मल बनाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें क्या परपेंडिकुलर ही तो ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है वो कर्व्ड है। तो जब कर्व्ड सरफेस होता है तो हम कैसे बनाते हैं? हम सरफेस के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ नॉर्मल बनाना है वहां पे सबसे पहले एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। टैंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को या किसी भी कर्व को सिर्फ टच करती हुई जाती है एक पॉइंट पे। और फिर जो टैंजेंट आता है उस पे परपेंडिकुलर बनाते हैं थ्रू दैट वेरी सेम पॉइंट। ठीक है, तो ये मिल गया क्या हमें? नॉर्मल मिल गया। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब देखो कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे रे स्ट्राइक कर रही है, तो इसी पॉइंट पे हमें पहले टैंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैंने इस पॉइंट से निकलने वाली एक ऐसी लाइन बनाई जिस कर्व को सिर्फ टच कर रही है। अब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं थ्रू दिस टैंजेंट। तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। अब ये थी क्या? इंसिडेंट रे। और ये है क्या? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे ये रे आई थी ना, वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी उतने ही एंगल पे, तो वो ऐसे निकलेगी। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि अगर कोई रे ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो दूर चली जाएगी लेंस से। डाइवर्जिंग है ये। क्यों डाइवर्जिंग है? क्योंकि जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है। जब दो लाइंस एक दूसरे के पास आती हैं तो हम कह देते हैं कि ये कन्वर्जिंग है। और जब दो लाइंस एक दूसरे से दूर जाने वाली डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम कह देते हैं कि ये डाइवर्जिंग है। अब आप देखो, रे आई, नीचे प्रिंसिपल एक्सिस था, अगर वो टकरा के ऐसे चली जाती तो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कन्वर्ज हो गई। लेकिन ये ऐसे ना जाके प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली गई। तो हमने बोला कि इसका मतलब ये जो मिरर है ये किस टाइप का मिरर है? एक डाइवर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो किस टाइप का होगा? वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे। क्योंकि रियल इमेज बनने के लिए रेज का मीट करना जरूरी होता है।
मतलब कन्वर्ज होना जरूरी होता है। लेकिन कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, रेज को डाइवर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे रियल इमेज नहीं बन सकती, वर्चुअल बन सकती है। और देखो, मैंने क्या समझाया था कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो फोकस से पास करती हुई वापस चली जाती है। अब फोकस तो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, लेकिन ये तो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही है, तो प्रिंसिपल फोकस को हिट तो नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम अपनी इमेजिनेशन में इसको एक्सटेंड करें तो देखो ये फोकस से ही तो जा रही है। तो ऐसा लगेगा कि ये जो रे गई है ना, रिफ्लेक्टेड रे, ये फोकस से होती आ रही है, लेकिन रियलिटी में फोकस से पास नहीं करेगी। तो इस तरीके से कन्वेक्स मिरर में रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। एनी क्वेश्चंस? किसी को भी कोई डाउट नहीं है? ओके, तो ये तो हो गया किसका केस, कन्वेक्स मिरर का केस हो गया। ठीक है, सेकंड थिंग, कन्वेक्स मिरर में ही अगर मैं ये प्रिंसिपल एक्सेस फिर से बना देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, और बिल्कुल इन दोनों के बीच में हो गया प्रिंसिपल फोकस। अब सपोज करो कि एक रे ऐसे आ रही होती कि वो फोकस की तरफ मूव करती। मतलब एक रे आती है, इंसिडेंट रे, मिरर को स्ट्राइक करती है और ऐसा लगता है कि वो फोकस पे स्ट्राइक करेगी, हालांकि जाएगी नहीं, क्योंकि फोकस तो एक अलग पॉइंट हो गया, मिरर के पीछे है, वहां तक तो रे जा ही नहीं सकती। तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होगी। तो एक चीज समझ में आ गई कि जिसकी इनकमिंग पैरेलल होगी उसकी आउटगोइंग जो होगी वो फोकस के थ्रू होगी, और जिसकी इनकमिंग टुवर्ड्स फोकस होगी उसकी आउटगोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो ये दोनों फ्लिप होते रहते हैं एक दूसरे में, और ये बहुत इजी है याद करना कि जो पैरेलली आएगी वो फोकस से जाएगी, जो फोकस की तरफ आएगी वो पैरेलली वापस चली जाएगी। ठीक है, यही सेम चीज आपको कनकेव में भी मिलेगी, बस उसमें कन्वर्जिंग वाला केस होता है। इसमें इस वाले पार्ट में एनी क्वेश्चन? नहीं? ओके, इसके बाद नेक्स्ट केस हम लेते हैं कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बल्जिंग इनवर्ड होता है। ये बन गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल। यहाँ कहीं मैंने बना दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसमें लेफ्ट साइड बनेगा, क्योंकि जो स्फीयर कंप्लीट होगा वो ऐसे कंप्लीट होगा, बैक साइड में नहीं होगा, फ्रंट साइड में होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में आ गया क्या, फोकस। अब एक रे अगर ऐसे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो डेफिनेटली कहाँ से पास करेगी, फोकस से। सिमिलरली अगर एक रे मान लो फोकस से पास करती हुई आ रही होती, तो वो कैसे जाती, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको अलग बना देते हैं हम। तो ये फोकस से आई और जाएगी पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। बना लो ये दोनों सारे डायग्राम्स। ये किसके लिए हो गया, कॉनकेव के लिए हो गया। एनी क्वेश्चंस? हाँ जी अनिरुद्ध। सर आपने जो कनकेव में ऐसे बनाया कि जब वो फोकस पे आती है तो फिर वो पैरेलल टू पोल जाती है। हम्म। सर इसके वैसे नहीं होना चाहिए कि पहले हम वो बनाएंगे स्ट्रेट लाइन हाँ, इंसिडेंट एंगल। प्रोसीजर वही है, देखो मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक करिए, मेरा कर्सर मूव करता हुआ दिख रहा है तुम्हें? यस सर। तो ये जो रे आई वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करी, इस पॉइंट को मैं सपोज क्यू बोल देता हूँ। तो क्यू पॉइंट पे पहले एक टैंजेंट बनेगा,
इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे, इस तरीके से जाएगी वो लाइन। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो दूसरी रे जो है वो इस तरीके से निकल जाएगी, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये परपेंडिकुलर था। तो आप देखो कि नॉर्मल ऐसे था और इंसिडेंट रे ऐसे आई है, तो डेफिनेटली वो जाएगी ऐसे ना। तो क्योंकि ये यस सर। प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ जा रही है, इसके जैसी और भी रेज जो आएंगी इस तरीके से वो भी प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ जाएंगी, तो सारी रेज एक ही पॉइंट की तरफ डायरेक्ट होंगी। तो ये किस टाइप का मिरर हुआ? कन्वर्जिंग मिरर हुआ। तो मतलब ये टेंडेंसी रखता है रियल इमेज बनाने की, कनकेव मिरर। आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ओके। तो जो भी मिरर कन्वर्जिंग होगा, या लेंस में भी यही चीज है, जो कन्वर्जिंग होगा वो रियल इमेज बनाने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि उसमें रेज मीट करने के चांसेस हैं। जो डाइवर्जिंग होगा वो रेज को पहले ही दूर करने को कह रहा है, तो उसमें रियल इमेज बनने के चांसेस नहीं होंगे, उसमें वर्चुअल इमेजेस बनेंगी। एनी मोर क्वेश्चंस? बना लो इसे।